बीजेपी की ये पहली प्रतिक्रिया है नीतीश कुमार के खिलाफ। उनका ये कहना है कि हम बेहतर विकल्प देंगे और अब हमें जनता के बीच जाना चाहिए। ये पहली प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि अब तक हम सब ने देखा बीजेपी के कितने भी नेताओं से सवाल पूछो, सब लोग गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। लेकिन केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, जो बिहार के आरा से सांसद भी हैं, उनका ये कहना है हम लोगों को जनता के पास आना चाहिए। आरके सिंह की ओर से यह बयान दिया गया है, बेहतर विकल्प हम देंगे, बीजेपी अपने दम पर विकल्प दे सकती है। आरके सिंह ये दावा करते हुए हिमांशु मिश्रा के पास एक बार जल्दी से चलेंगे। हिमांशु, अब ऑप्शन क्या है बीजेपी के पास? मतलब इन्होंने आपको छोड़ दिया, धोखा दिया या जो भी किया, अब आपके पास ऑप्शन तो यही है कि आप जनता के बीच जाइए। और आरके सिंह की ये पहली प्रतिक्रिया बीजेपी खेमे से और क्या कहती है हिमांशु? देखिए, जो आरके सिंह बात करें, यही बात तो मैं चित्रा पहले कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को पूरी तरीके से इनकैश करेगी, भुलाने की कोशिश करेगी कि नीतीश कुमार ने उनको धोखा दिया है, उन्होंने उनको सम्मान दिया था। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की आज कोर ग्रुप की बैठक है, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से डायरेक्शन आ चुके हैं कि नीतीश कुमार की ये जो महागठबंधन की सरकार है, इसके खिलाफ जो है पूरे बिहार के अंदर जो है वो एक तरीके से आंदोलन चलाया जाएगा और हो सकता है कि एक यात्रा निकाली जाए नीतीश कुमार की ये जो महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है इसके खिलाफ। तो भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त जो है करने को बहुत कुछ नहीं रह गया है, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहेगी कि 2024 का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ लड़े और उसके अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उतनी ही सीटें मिले जितनी 2014 में और 19 के चुनाव में मिली थी। और भारतीय जनता पार्टी इस बार जरूर चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे चेहरे को वहां पर पेश करे जो नीतीश कुमार के सामने खड़ा होके जो है वो ये कह सके कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता मैं हूं, और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर आगे बढ़े और पार्टी को आगे विस्तार करे। जेपी नड्डा ये बात पहले ही कह चुके हैं कि हमको 240 सीटों पर जो है वो अपने आप को मजबूत करना होगा, यानी कि प्रत्येक विधानसभा सीटों पर जो है आपको मजबूती के साथ दिखना होगा। कहीं ना कहीं ये बात आपकी बातों से एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है। एक बड़ी बात निकलकर, फिलहाल ये 3 तस्वीरें जल्दी से दिखा देते हैं, फिर होंगे साथ साथ लालू यादव और नीतीश कुमार। आपको बता दें कि छात्र जीवन से ही दोनों एक दूसरे के साथ राजनीति में अहम किरदार निभाते हुए चले आए हैं और तब से लेकर आज तक कभी उतार कभी चढ़ाव दोनों के जीवन में देखने को मिला है। लालू यादव जब बीमार थे तो उनसे मुलाकात करने के लिए नीतीश कुमार अस्पताल पहुंचे थे, वो तस्वीरें भी आपके सामने है। इफ्तार पार्टी थी तब जब नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे हुए थे, मुस्कुराती हुई बड़ी सारी तस्वीरें भी सामने आई थी। उनके बगल में तेज प्रताप यादव आपको दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा दिन नहीं हुआ, कुछ दिन पहले ही उनकी ओर से कहा गया था कि नीतीश कुमार से हमारी गुपचुप बातचीत चल रही है। हालांकि तेज प्रताप की बातों को किसी ने सीरियसली तब नहीं लिया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो बातें वो कहना तो खुलकर चाह रहे थे, लेकिन पार्टी का दबाव होगा इस वजह से खुलकर कह नहीं पाए थे। एक बार सुजीत झा का रुख करते हुए, सुजीत देखिए, एक बात तो सब है, 20 सालों से वो भले ही मुख्यमंत्री हो, बीच में जीतन राम मांझी वाले अगर हम एपिसोड को छोड़ दें तो, लेकिन नीतीश कुमार अपने बलबूते कभी भी सत्ता में नहीं आए। 12 साल पहले साल 2010 में उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन तब था जब 115 सीटों पर जेडीयू ने जीत दर्ज की थी। हालांकि 2005 से 2010 के कार्यकाल में उन्होंने जबरदस्त तरीके से बिहार का कायापलट करने का काम किया था, चाहे सड़कों की बात करें, चाहे बिजली की बात करें, पानी की बात करें, लेकिन उसके बाद उनका ग्राफ गिरता हुआ चला गया। 2015 में 71 जीतते हैं आरजेडी के साथ मिलकर, जबकि आरजेडी को 80 सीटें मिलती हैं और बीजेपी के साथ आने के बाद तो 43 सीटों पर ही सिमट जाती है। नीतीश कुमार अकेले कभी चुनावी मैदान में जाने का जोखिम क्यों नहीं उठाते हैं? इतना लोकप्रिय चेहरा, 20 सालों से मुख्यमंत्री, हमेशा उनको किसी न किसी बैसाखी के रूप में बीजेपी आरजेडी की जरूरत क्यों पड़ती है सुजीत? लेकिन चित्रा, इसका जवाब देने से पहले एक आदमी ने मुझे बताया, वो टिप्पणी मैं सुनाना चाहता हूं कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के वो दूल्हे हैं जिनकी पालकी को हर राजनीतिक दल ढोना चाहता है। तो आप समझ लीजिए, चाहे वो आरजेडी हो, बीजेपी हो, दोनों तरफ से उन्होंने कर दिया है। और आपने सही कहा कि अकेले चुनाव में नहीं लड़ते हैं वो, और अकेले चुनाव लड़ा था उन्होंने 2014 में, आपको याद होगा लोकसभा का चुनाव था, 2010 में प्रचंड बहुमत उनको मिला था, 115 सीटें आई थी विधानसभा की। 2014 में जब वो अकेले चुनाव लड़ने गए तो 2 सीटें आई थी, आपको याद होगा। बिल्कुल, बिल्कुल।
लोकसभा अकेले की। लड़ने की उनकी वैसी ताकत उनकी पार्टी की नहीं है। उनका हाँ, लोकसभा की संगठन वैसा नहीं है उनका, लेकिन वो किसी के साथ अगर मिल जाते हैं तो वो बड़ा मजबूत हो जाता है। उनके ऊपर कुछ वरदान है ऐसा कि वो जिसके साथ चले जाएगा वो मजबूत हो जाएगा। ऐसा बिहार की राजनीति में पिछले 15-17 सालों से हम लोग यही बता रहे हैं आप। 11 बन जाते हैं, बिल्कुल वही हालत, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ताकत उनमें है, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जहां तक बीजेपी की बात मैं बता दूं, बीजेपी को गहरा धक्का लगा होगा, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है काफी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। और ऐसे समय में नीतीश कुमार का निकल जाना निश्चित रूप से उसकी भरपाई करना वाकई मुश्किल है। और जो अभी की राजनीतिक परिस्थिति है उसमें आप देखें तो चिराग पासवान को छोड़ के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अभी बीजेपी के साथ खड़ी हुई दिखाई नहीं दे रही थी। 2014 में एक उपेंद्र कुशवाहा भी हुआ करते थे, वो भी उपेंद्र कुशवाहा अभी चले गए हैं, उनकी पार्टी का विलय हो गया जेडीयू में। अब एक थे उनके साथ मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के, वो भी उनके ही पार्टी को तोड़ लिया बीजेपी ने, वो भी अब उनसे नाराज रहते किनारा कर लिया है उन्होंने। हाँ। तो एकमात्र चिराग की पार्टी है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या है कि पशुपति पारस ने एक बात जरूर कही है, हालांकि उसमें उनका फायदा है कि उनको केंद्र में मंत्री बने रहना है और वो जो है वो बीजेपी के साथ रहेंगे। तो निश्चित तौर पर जो पार्टी अलग हुई थी लोक जनशक्ति पार्टी, उसके चिराग पासवान या पशुपति पारस की जो एलजेपी के विधायक है वो तो एक ही नहीं है। एक भी नहीं है, वो भी चले गए हैं। अब तो वो भी एक चले गए जेडीयू में, वो भी चले गए। तो अब ठीक हाँ, तो नहीं, इससे ये संभावना बन रही है कि चाचा भतीजा का हो सकता है कि इसी बहाने कुछ मिलन हो जाए। पशुपति पारस और चिराग पासवान जो अलग हुए थे, अब दोनों एक ही नाव पर सवार रहेंगे। ठीक है, दोनों एक ही नाव पे सवार हो पाएंगे या फिर नहीं? और उनकी नाव में जो छेद हो गया था उसको क्या ढक पाने में, ठीक कर पाने में बीजेपी कामयाब होगी? क्योंकि यकीनन उसको मजबूत अब सहयोगी चाहिए होंगे बिहार में। ऐसे में वो क्या करेगी, देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन सीधे आपके पास आते हुए हिमांशु, देखिए एक और बात, सुजीत जिस चीज का जिक्र कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए, बीजेपी कम से कम ये कहने लायक रहेगी ना कि 2013 में भी नीतीश कुमार जब अलग हुए, 2014 में अलग होकर उन्होंने चुनाव लड़ा लोकसभा का, हमने चुनाव लड़ा। बीजेपी का ग्राफ उस समय देखिए और 2 सीटों पर सिमट जाते हैं नीतीश कुमार, जिसके बाद उनको इस्तीफा तक देना पड़ जाता है। तो कम से कम बीजेपी के पास डूबते का तिनके का सहारा 2014 के कम से कम आंकड़े तो हैं उसके सामने बिहार के। देखिए बिल्कुल 2014 के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए थे। हाँ। लेकिन एक चीज जो बात सुजीत भी कह रहे थे वो यही थी कि उस वक्त उनके साथ जो है रामविलास पासवान गठबंधन में थे, उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन में थे। इस बार सिचुएशन थोड़ी सी बदली हुई है और मांझी ने भी जो है वो उनका साथ छोड़ माफ कीजिएगा, और उपेंद्र कुशवाहा ने अब अपनी पार्टी का मर्जर जो है वो नीतीश कुमार की जेडीयू में कर दिया है। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन अब कुछ बदली सी है और इस बार वो अकेले तो चुनाव लड़ने नहीं जाएंगे। इस बार इस तरीके का कोई रिस्क नहीं लेंगे चित्रा वो वहां पर 2024 के चुनाव में। इसीलिए उन्होंने कास्ट कॉम्बिनेशन, जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जो है, पूरी सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है कि उनको मालूम है कि लालू प्रसाद यादव की जो आरजेडी है, नीतीश कुमार की जो जेडीयू है और साथ में अगर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा आती है जिसमें महादलित है, अगर कांग्रेस और सीपीआई एमएल मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो स्थिति 2014 की नहीं होगी बल्कि उससे कई गुना बेहतर होगी। और स्थिति वैसी होगी जैसे 2015 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिली थी कि भारतीय जनता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा और रामविलास पासवान की पार्टी और साथ ही साथ मांझी ने भी उस वक्त अपनी पार्टी बनाई थी और 22 उम्मीदवार उतारे थे।